हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने रिवीजन शुरू की है फॉर सीए फाउंडेशन लेवल। पेपर नंबर 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये वीडियोस आपको दिसंबर 2024 की एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई हमने शुरू की है, दैट मीन्स रिवीजन हमने शुरू की है, जैसा कि आप यहाँ पर बैनर देख सकते हो। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें टॉपिक नंबर 2 का रिवीजन हमने शुरू किया था, जिसका टाइटल है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें टॉपिक नंबर 1 यानी डेफिनेशन नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका वीडियो कंप्लीट हो चुका है, चैनल पर अवेलेबल हो चुका है। अब करंट वीडियो में in this present video we are going to discuss the second definition. That means we are going to revise the second definition, which is definition number 2 of business economics as applied economics. अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। हमारा मेन टॉपिक क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसकी डेफिनेशन को हमें पढ़ना है। इन जनरल अभी क्या होता है कि कोई एक टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसका मीनिंग तो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग व्यक्ति जब अपने पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को देखते हैं तो उनकी लैंग्वेज, उनके यूज ऑफ वर्ड्स ये अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमें ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के बहुत सारे अलग अलग मतलब है। अलग अलग मतलब नहीं है, उनका मीनिंग एक ही है, बस उस मीनिंग को, उस ट्रूथ को प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो वही बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इस डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक पे आपको दो डेफिनेशंस दी गई है। दोनों डेफिनेशन आपको एक ही टॉपिक का मतलब बताने वाली है, और वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्क सिर्फ इतना है कि डेफिनेशन नंबर 1 जो है वो किसी एक व्यक्ति ने बनाई है, डेफिनेशन नंबर 2 जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाई है। ठीक है। अब जब दो व्यक्ति एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, उनका नॉलेज बेस अलग होता है, उनका जो वोकेबुलरी होता है वो डिफरेंट होता है, और उन लोगों को, वो लोग उस डेफिनेशन से अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं। लेकिन इन दोनों डेफिनेशन का फोकस आपको क्लैरिटी देना है, मीनिंग बताना है बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में आ जाएगी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। बात एक ही है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो चाहे अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, हम बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की ही करने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज, बेसिक ट्रूथ आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन नंबर 2 के ऊपर। यहां पर आप देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स का जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जितने भी थियरी दी है, जितने भी प्रैक्टिकलिटी दी है, जितने भी टूल्स, टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स, उस नॉलेज बेस को हम बिजनेस सिनेरियो में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उस चीज को कहा जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स का नॉलेज बेस लेके हमने रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियो में उसको अप्लाई करना, उसको यूज करना शुरू कर दिया। ये पर्सपेक्टिव आपको डेफिनेशन नंबर 2 से मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन पॉइंट नंबर 2 में इस डेफिनेशन के जितने भी की पॉइंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में जितने भी की पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब डेफिनेशन के की पॉइंट्स कौन से आते हैं, तो इकोनॉमिक एनालिसिस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी जब भी कोई बिजनेस के बारे में पॉलिसी बनती है, बिजनेस का डायरेक्शन क्या होगा, बिजनेस के लिए विजन क्या है, मिशन क्या है, बिजनेस कौन से प्रोडक्ट्स बनाएगा, कौन सी सर्विसेज बनाएगा, कौन से देश, कौन से स्टेट, कौन से रीजन, कौन से सिटी में काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्टोरेज के लिए क्या क्या होगा। तो बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस जब भी किसी बिजनेस के लिए बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसमें एक इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस इज पॉलिसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये आपका पहला की पॉइंट है। दूसरा की पॉइंट अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे, थियरी होगी, उसको बिजनेस में अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, ये दूसरा टॉपिक आपका आएगा। तीसरा की पॉइंट आपका आएगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में कुछ टेक्निक्स है जिन्हें कहा जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। उसमें आपका आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। इन पांचों अलग अलग टेक्निक्स को हम लोग बिजनेसेस के सिनेरियो में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन बिजनेस सिनेरियो। और
अभी आपको इन की पॉइंट से ध्यान में आ गया कि ये जितना भी नॉलेज बेस आपको यहाँ पर दिया गया है ये सारा का सारा बिलोंग करता है इकोनॉमिक्स के मेन सब्जेक्ट में। अब इस इकोनॉमिक्स के मेन सब्जेक्ट मैटर को जब हम लोग बिजनेस सिनेरियो में अप्लाई करते हैं तो उसे कहा जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बस यही चीजें हमें डेफिनेशन नंबर 2 में अच्छे से रिवाइज करनी है। मैं आपको लेके चलता हूं डेफिनेशन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन 2 को रीड करते हैं प्रॉपरली। डेफिनेशन नंबर 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जोएल डीन। अब ये जो डेफिनेशन नंबर 2 ये एक व्यक्ति ने बनाई है जो है जिसका नाम है जोएल डीन। जोएल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। तो जोएल डीन साहब जो है उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स को किस तरीके से समझा और उनका फोकस क्या था डेफिनेशन बनाते समय। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एनालिसिस का बिजनेस में यूज होता है फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनाई, यानी यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का कोर है। अब यहां से लेकर यहां तक आपकी एक्चुअल डेफिनेशन बनती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis and cost analysis. Basically ये जो प्रोसेस है फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि बिजनेस को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से हमारा बिजनेस आगे लेके जाया जाए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन दोनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में फुलफिल हो जाए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है इसमें हम लोग अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं। उन टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करने के बाद पर्पस होता है यूज करने का इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए आप लीनियर प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं, कैपिटल बजटिंग यूज कर सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस यूज कर सकते हैं एंड कॉस्ट एनालिसिस। ऐसे अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स एंड टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है। हायरार्की आप समझ लो, सबसे पहले हमारा मेन सबसे बड़ा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उसकी एक ब्रांच आएगी अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में और एक सब ब्रांच आएगी वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस तरीके से इसकी हायरार्की काम करती है। Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis and cost analysis। अब इन टेक्निक्स का यूज करके इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है ताकि हम बिजनेस के लिए सुटेबल पॉलिसीज को बना सके। ये आपकी डेफिनेशन का जिस्ट है। अब इस डेफिनेशन से की पॉइंट्स क्या मिलते हैं हमें? सबसे पहला की पॉइंट हमें मिलता है इकोनॉमिक एनालिसिस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी ये वाला इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इसेंशियली एक कंपोनेंट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। उसी पॉइंट को हमने यहाँ पर कैप्चर किया है। तीसरा पॉइंट हमें पता चलता है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स में और बिजनेस बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। वो कौन सी प्रोसेसेस है? लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। वही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को हमने यहां पर आपका पॉइंट नंबर 3 की पॉइंट आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब इन तीन की पॉइंट्स को हमें प्रॉपरली समझना है। पॉइंट नंबर 1, अभी एक्सप्लेनेशन इन की पॉइंट्स का अभी एक्सप्लेनेशन हमारा शुरू हो गया है। तो सबसे पहला की पॉइंट हमारा क्या था डेफिनेशन का? इकोनॉमिक एनालिसिस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। इट्स अ फैक्ट, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है जो नॉलेज बेस है, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। यानी बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए बहुत सारा अलग अलग नॉलेज बेस की हमें जरूरत होती है। उसमें से सबसे क्रिटिकल और क्रूशल कंपोनेंट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। पॉइंट नंबर 2,
Economic analysis helps firms devise policies for pricing, investment and production by evaluating market conditions, competition and consumer behavior. Economic analysis आपको help किस तरीके से कर पाता है, यानी जो भी business firms है उनकी मदद economic analysis ये एक particular process, एक task किस तरीके से मदद कर पाता है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स फर्म्स, अब फर्म्स को किस तरीके से मदद करता है, डिवाइस पॉलिसीज फॉर प्राइसिंग, यानी अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज बनाने में और उनको इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। पहली पॉलिसी प्राइसिंग से रिलेटेड, दूसरी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तीसरी पॉलिसी प्रोडक्शन से रिलेटेड, बाय इवेल्युएटिंग मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तीन मेजर सेगमेंट्स में हमने पूरे बिजनेस पॉलिसीज को क्लासिफाई किया। कौन सी? प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। अब इन प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन के फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए, इनके लिए पॉलिसीज बनाने के लिए हमें मार्केट का इवैल्यूएशन करना पड़ता है। मार्केट इवैल्यूएशन हम जब करते हैं तब एक्चुअली होता क्या है, मार्केट में किस तरीके की कंडीशंस है, कंपटीशन कैसा है एंड कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। ऐसे मेजर फोर्सेस जो होते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, इन चीज़ों का हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। तीसरा पॉइंट हमें क्या पता चलता है इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में, इट एंश्योर्स दैट पॉलिसीज अलाइन विथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड मार्केट रियलिटीज लीडिंग टू सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी इकोनॉमिक एनालिसिस का इंपैक्ट क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस एंश्योर्स दैट जो भी बिजनेस पॉलिसी आप बनाओगे वो अलाइन करती है, दैट मीन्स वो सूटेबल है आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, एंड मार्केट रियलिटीज से वो एकदम मिलती जुलती है। यानी फैंटेसी वर्ल्ड में या सपनों की दुनिया में आप बिजनेस पॉलिसी नहीं बनाओगे, जो मार्केट रियलिटी है उसे उसका इकोनॉमिक एनालिसिस आप करोगे और ये इंश्योर करेगा कि जो भी पॉलिसी आप बनाओगे वो आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करा के देगा। और इस वजह से क्या होगा, जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस को इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तब फाइनली आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ को आप एंश्योर करते हो। सो बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस आपको क्या क्या मदद करेगा, सबसे पहले तो ये एक क्रिटिकल रोल है फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। दूसरा, इकोनॉमिक एनालिसिस फर्म्स को पॉलिसीज बनाने के लिए मदद करता है। कौन सी पॉलिसीज, प्राइसिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने के लिए हम लोग एक इवैल्यूएशन करते हैं। कौन से कंडीशंस का इवैल्यूएशन करते हैं, तो मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस आपको आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में मदद करता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आप फुलफिल तब कर पाओगे जब आप प्रॉपर मार्केट रियलिटीज का एनालिसिस करोगे और सुटेबल पॉलिसीज बनाओगे, एंड फाइनली जब आप कंप्लीटली पूरे एक कंप्लीट मैनर में इकोनॉमिक एनालिसिस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करोगे विद रिस्पेक्ट टू मार्केट रियलिटीज, तब जाके आप अपने बिजनेस की सस्टेनेबल ग्रोथ को एंश्योर कर पाओगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस आपको यूज करना है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। पॉइंट नंबर 2, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सबसे मेन हमारा इकोनॉमिक्स है, उसके बाद में आता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, उसके नीचे आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics is a branch of applied economics where theoretical knowledge is transformed into practical tools that businesses can use. वैसे देखा जाए तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों किताबें हैं, उन हजारों लाखों करोड़ों किताबों में बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन क्या हर एक किताब मेरे काम की है क्या? नहीं। तो मेरी मार्केट रियलिटी क्या है, मैं एक भारत में रहने वाला भारत का सिटीजन हूं, भारत के एक पर्टिकुलर स्टेट में मैं रहता हूं, भारत के एक पर्टिकुलर सिटी में मेरा प्रॉपर नेटिव प्लेस है। ठीक है, ये मेरी मार्केट रियलिटी है। अब मैं एक कॉमर्स, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैं एक कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, मेरा एजुकेशन जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम में हुआ है। कॉमर्स स्ट्रीम भी बहुत बड़ी है, कॉमर्स स्ट्रीम को हम नैरो डाउन करेंगे तो मेरा जो भी बैकग्राउंड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बेसिकली अकाउंटेंसी, ऑडिट, टैक्सेशन, इन चीज़ों में मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलप हुई है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि मेरे लिए कौन सी किताबें, मेरे लिए कौन सा नॉलेज बेस पैसे कमाने के हिसाब से मेरे लिए क्या चीज़ रिलेवेंट रहेगी। तो मेरे लिए वो किताबें, वो नॉलेज बेस रिलेवेंट है जिनको मैं जैसे टीचिंग करता हूँ, मैं किसी को अगर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ रिलेटिंग टू ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, जो भी चीज़ मुझे, जो भी नॉलेज बेस मेरा है, जो भी स्किल है, तो मेरे लिए क्या रिलेवेंट है, मेरे लिए वो किताबें रिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मेरे लिए रिलेवेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे लिए रिलेवेंट है, अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज बेस मेरे लिए रिलेवेंट है, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ और बिजनेस लॉज जो भी है वो मेरे लिए रिलेवेंट है। तो
उन किताबों में जो नॉलेज है वो मैं एक्चुअल रियल लाइफ में जब किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ या किसी किन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तब मैं वो किताबी नॉलेज को रियल लाइफ दुनिया में अप्लाई करता हूँ। तो बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स आपको मदद क्या करता है, जो किताबी ज्ञान है उसको आपको एक्चुअली बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका फ्रेमवर्क, इसका एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यही एक टीचर का काम होता है। टीचर का काम क्या होता है, एक किताबी नॉलेज, आपके पास एक किताब है, उस किताबी नॉलेज को इस तरीके से प्रेजेंट करो, इस तरीके से बच्चों को समझाओ, ताकि वो रियल लाइफ में जाके जब एग्जाम में परफॉर्म करे तब अच्छे परफॉर्मेंस उनके आ सके, उनको अच्छा नॉलेज बेस क्रिएट हो सके, उनकी मार्कशीट स्ट्रांग बन सके। इस तरीके का होता है। तो इसी एनालॉजी को आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स में यूज करना है। Business economics is a branch of applied economics where theoretical knowledge is transformed into practical tools that businesses can use। यानी theoretical knowledge को practical tools and techniques में convert करना है and business decision making में हमें उसको implement करना है, ताकि हमारा जो गोल है सस्टेनेबल ग्रोथ का वो हम लोग अचीव कर पाए। तो ये होता है आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 2, अप्लाइड इकोनॉमिक्स डील with solving specific real world issues by employing economic theories and principle। इसी पॉइंट को अलग भाषा में बताया गया है। पॉइंट नंबर 3, in business it helps guide decisions related to operations, finance and strategy। तो ये जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जिसमें इकोनॉमिक्स के थियोरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकल टूल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, फाइनली वो हमें किस तरीके से मदद करता है। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो रिलेट करती है ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी से। तो ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स का आपके लिए मतलब हो गया। पॉइंट नंबर सी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। Quantitative techniques are crucial in business economics as they provide tools for empirical analysis and decision making। अब ये quantitative techniques जो होती है ये बिजनेस के लिए क्रूशल होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकल टूल्स प्रोवाइड करती है फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। यानी जितना भी इकोनॉमिक एनालिसिस हमें करना है, जितना भी सिचुएशनल एनालिसिस हमें करना है, जो भी सिनेरियो का एनालिसिस हमें करना है, वो सारे, अब यहाँ पे केवल एनालिसिस बोला गया, यहाँ पर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं बोला गया। तो बिजनेस से रिलेटेड जितना भी डेटा आपके पास होगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक हो, किसी भी तरीके का डेटा हो, आपको वो ऐसा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देगा ताकि आप एक एम्पिरिकल एनालिसिस कर पाओ और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सको। पॉइंट नंबर 2, अब इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अलग अलग प्रकार की मेथडोलॉजीज होती है। पहली, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? अब मैथमेटिकल टेक्निक, यानी ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये बिलोंग करती है मैथ्स के फील्ड से। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन, पर्टिकुलरली इन रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स। कितने प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला मेथड है, इसमें आप इस तरीके का डेटा एनालिसिस करते हो, इस तरीके का एनालिसिस करते हो कि वो आपको प्रॉपरली जो भी रिसोर्सेस आप एलोकेट करने वाले हो, उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में आपको जानकारी देगा। लीनियर प्रोग्रामिंग अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो भी हमारे रिसोर्सेस है और जितने भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेस, उन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये सिलेक्शन करने में हमें लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। A mathematical technique used for optimization, particularly in resource allocation problems। यानी मेरे पास जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का 4 रिसोर्सेस है, उनको किस तरीके से मैं यूज करूं ताकि मुझे मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। Then it helps businesses determine the most efficient way to use their resources to achieve the desired objectives। अब मुझे आप एक बात बताइए, हम यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। ऑटोमोबाइल में आपके स्पीडोमीटर होता है, टू व्हीलर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपके पास स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में जब आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे कुछ आपका मार्किंग मिलेगा। एक रहेगा आपका 0 to 40 इकोनॉमी, फिर 0 to 60 आपका थोड़ा सा ऑरेंज या कुछ रहेगा, और 60 के ऊपर आप गए तो रेड मार्किंग रहेगा। यानी वहाँ पे आपको जो माइलेज होता है, जो आपकी टू व्हीलर का एवरेज होता है, यानी 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर आपको चलेगी, वो वहाँ पे एक बेसिक मार्किंग दिया। 0 to 40 में अगर आप चलाओगे, ब्रेक्स कम दबाओगे, बार बार गियर चेंज नहीं करोगे, तो आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल में हो सकता है आप 40, 50, 60 किलोमीटर तक गाड़ी चला लो। लेकिन अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे, यानी
आप ब्रेक्स भी बहुत एकदम गंदे तरीके से लगाते हो, आप गियर्स भी एकदम गंदे तरीके से चेंज करते हो, क्लच और गियर का चेंज करने का टाइमिंग आपका मैच नहीं होता है, तो क्या होगा, वही 1 लीटर का फ्यूल जो है वो आपको 20 या 30 किलोमीटर का एवरेज यानी माइलेज देगा। सिमिलरली अगर आप बहुत 60 के ऊपर ही गाड़ी चलाते हो, हमेशा हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, तो हाईवे पे तो और ज़्यादा आपको माइलेज देगा, करेक्ट। जो रेड बेसिकली सिटी के लिए वो चीज़ होती है, सिटी में अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे तो आपका वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टू व्हीलर का आपको एवरेज कम मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सही तरीके से गाड़ी चलाते हो, गियर्स को प्रॉपरली टाइमिंग के साथ चेंज करते हो और अपनी गाड़ी का सर्विस एंड मेंटेनेंस प्रॉपरली रखते हो, तो आपको एवरेज बराबर सस्टेनेबल एवरेज मिलते रहेगा, वही सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। तो 1 लीटर में आपको गाड़ी 50 किलोमीटर चलानी है, 40 किलोमीटर चलानी है, 30 किलोमीटर चलानी है, सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होगा कि 1 लीटर में मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक चले, क्योंकि 50, 40 और 30, 30 सबसे गंदा यूसेज है, 40 मीडियम ऑप्टिमाइजेशन है, मीडियम रिटर्न मिलता है, एंड 50 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, यानी उसके ऊपर गाड़ी का एवरेज नहीं जाएगा। अब उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपकी सीसी क्या है, आप गाड़ी पर कितना वजन लेके जा रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर्स। सिमिलरली ये अगर स्ट्रक्चर्ड एनालॉजी ऑटोमोबाइल की जो हमने ली कि 1 लीटर फ्यूल में आप कितना चला सकते हो, उसके अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो कुछ पैरामीटर्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सिमिलरली ये अगर फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर अगर हम बिजनेस पे लगाते हैं तो 4 प्रकार के फ्यूल हमारे पास होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 हमारे पास है। अब हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है, यानी जितने लिमिटेड रिसोर्सेस है ऐसे ऑप्शन में हमें इन्वेस्ट करने की हमें सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, तो उसी को कहा जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाली आपकी मेथड है, ये आपको डिसाइड करने में मदद करती है कि व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज योर रिसोर्सेज टू अचीव योर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मेथड नंबर 2, रिग्रेशन एनालिसिस, अ स्टैटिस्टिकल टूल। अब यहां पे आप देखो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको पता चलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की। अब उसमें आपने मैथमेटिकल टूल भी लिया जिसे कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब सेकंड एग्जांपल में आप स्टैटिस्टिक्स की जो फील्ड होती है उसमें से एक टूल यूज करने वाले हो जिसे कहा जाता है रिग्रेशन एनालिसिस। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमिक्स से नॉलेज बोरो किया, आपने मैथमेटिक्स से नॉलेज बोरो किया, अब आप स्टैटिस्टिक्स से नॉलेज बोरो करने वाले हो। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था छोटा सा, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड से हम नॉलेज बोरो करके बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं। तो वही आपको यहाँ पर एक्चुअल आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। अब ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है, ये होता है एक स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी मैंने जो पैरामीटर्स आपको यहाँ इस एग्जांपल में, ऑटोमोबाइल के एग्जांपल में बताए थे, उन अलग अलग पैरामीटर्स में किस प्रकार की रिलेशनशिप है, बेसिकली एक रिसोर्स में और उसके आउटकम में क्या रिलेशनशिप है, अलग अलग पैरामीटर्स में क्या रिलेशनशिप है। अगर कोई रिसोर्स में कम करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स है उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनमें क्या क्या वेरिएंस आता है, इसके ऊपर ये बेसिक स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। Regression analysis, a statistical tool used to understand relationships between variables. It allows businesses to forecast future trends based on historical data, aiding in decision making related to sales, marketing and production. तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस जो एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको बताता है। बेसिकली इसे आप कह सकते हो रेशो एनालिसिस, जो आप आगे चल के पढ़ोगे। रेशोज क्या होते हैं वो अभी तो आपको उतना नॉलेज नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ोगे कि जैसे अगर किसी कंपनी का सेल 1000 करोड़ है तो कंपनी का जो सेल का जो अमाउंट है वो आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड में मिलेगा, वो आपकी इनकम साइड हो गई। तो 1000 करोड़ का सेल है और आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपके आते हैं 50 करोड़ रुपए। तो अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस उसमें अप्लाई करोगे तो आपके बिजनेस के 2 वेरिएबल्स आपने देख लिए। एक वेरिएबल आपका है रेवेन्यू और दूसरा वेरिएबल आपका हो गया मार्केटिंग एक्सपेंसेस। एक इनकम का वेरिएबल, एक इनकम का फैक्टर है, एक एक्सपेंस का फैक्टर है। अब इनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप जाननी है कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू कमाने के लिए आपने कितना 50 करोड़ का खर्चा किया, तो उसमें क्या रिलेशनशिप है। अगर 50 करोड़ को आप 100 करोड़ करते तो क्या रेवेन्यू में फर्क पड़ता, अगर 50 करोड़ का कम करके आप 25 करोड़ का खर्चा करते तो क्या रेवेन्यू में फर्क पड़ता। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है,
इनवर्स रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें इसका एनालिसिस आपको रिग्रेशन एनालिसिस वाले मेथड को यूज करके बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कैपिटल बजटिंग। दिस टेक्निक हेल्प्स फर्म्स इवैल्यूएट potential investment and decide which projects to fund based on expected return and risk. It ensures that capital is invested in projects that will maximize profitability. अब ये कैपिटल बजटिंग मीन्स व्हाट? कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल किसे कहा जाता है? द सोर्स ऑफ फाइनेंस को। अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं, बिजनेस को चलाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसी पैसों को कहा जाता है कैपिटल। अब आपकी जो कैपिटल है उसका अलग अलग सोर्सेस होते हैं। आप फाइनेंस कहाँ से लेते हो? पहला इक्विटी यानी ओनर का पैसा, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा डेट फाइनेंसिंग यानी जो आप बैंक से लोन लेते हो, किसी और व्यक्तियों से लोन लेके अपने बिजनेस में लगाते हो। तो आपका आ गया इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल या फिर डेट कैपिटल। आपके बिजनेस में कैपिटल, जो पैसा आपने लगाया है उसके सोर्सेस क्या क्या है, उनका नेचर क्या है, उसे कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये कैपिटल बजटिंग मीन्स व्हाट? कि आप एक गोल सेट करते हो कि मेरे बिजनेस का गोल क्या है। 5 साल का गोल आपने सेट किया, 5 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, हर साल में आप उसको डिवाइड करते हो। तो ईयरली रेवेन्यू का ऑब्जेक्टिव एंड गोल आपने सेटअप कर लिया। अब आप ये देखोगे कि अगर मुझे हर साल 100 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करना है, अर्न करना है, तो मुझे 100 करोड़ के रेवेन्यू के लिए कितना इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में करना पड़ेगा। इस बेसिक एनालिसिस को आप, इस बेसिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कैपिटल बजटिंग से। दिस यानी कैपिटल बजटिंग क्या करता है? helps the firms evaluate potential investment and decide which project to fund based on expected returns and risk. तो कैपिटल बजटिंग में आप एक डिसीजन लेते हो, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। कौन सा? कि आपके पास जो पैसे हैं उसको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये करते समय आप दो चीजों को देखते हो, उस प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है और उस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है। तो आप हमेशा ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहोगे जिसमें रिस्क तो कम से कम हो लेकिन प्रॉफिट कमाने का प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। रिस्क कम से कम, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, यही ऑप्शन आप चूज करना चाहोगे। तो इस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कैपिटल बजटिंग आपको मदद कर सकता है। इट एंश्योर्स दैट कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट्स दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। पॉइंट नंबर 4, break even analysis. This analysis determines the point at which company's revenues will cover its cost, indicating when a business will become profitable. It helps in understanding the relationship between cost, revenue and profit. अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। जब आप अभी तो आप एजुकेशन परस्यू कर रहे हो अपना, ठीक है, तो अभी आपको पैसे कमाने की उतनी चिंता नहीं है। आपकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है, जो भी आपके अन्न वस्त्र निवारण यानी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पेरेंट्स पूरा करते हैं। आपके पेरेंट्स के पास दो ऑप्शन है, या तो बिजनेस करो या तो जॉब करो। तो जब आप जॉब करते हो तो आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल है, आपके पास एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके बेसिस के ऊपर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो। वहां पे जो भी उनके पैरामीटर्स है फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, अगर आप उसमें उसको फुलफिल करते हो, उनके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, तो आपको जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो आप जॉब जब करते हो तो आपको हर महीने की एक फिक्स्ड सैलरी मिलने वाली है। उस सैलरी में से आपका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहेगा, बस आपके जो रेगुलर मेंटेनेंस रहेगा, ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस आना, कपड़े वगैरह जो भी बेसिक रहेगा वो खर्चा रहेगा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस तब आप तभी कर पाते हो जब आपके पास कोई रेडीमेड प्रोडक्ट या कोई रेडीमेड सर्विस है, क्योंकि मार्केट में दो चीज़ों की डिमांड आएगी, वो है गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस जो भी होता है उसमें आपको पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी आप बिजनेस की शुरुआत करोगे ऑलवेज आपकी कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा रहेगी। तो आप जब भी बिजनेस शुरू करोगे, आप खुद का पैसा लगा रहे हो, तो ऑलवेज आप लॉस में ही बिजनेस शुरू करने, इट इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। कोई भी बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिट में नहीं चले जाता है। एक बेसिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है ताकि फिक्स्ड असेट्स क्रिएट कर सके, करंट असेट्स क्रिएट कर सके एंड ओवरऑल वर्किंग कैपिटल क्रिएट कर सके। तो जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे आपका कॉस्ट हमेशा आपके प्रॉफिट से ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो है। अब ये ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी पोजीशन है जहां पर जब बिजनेस कोई भी शुरू होता है तो कॉस्ट ज्यादा होती है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता या कम होता है। तो ये सिचुएशन ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसा होता है कि आपको ऐसी सिचुएशन अचीव करनी है जहां पे आपके कॉस्ट एंड प्रॉफिट एकदम इक्वल हो जाए, ना आपका प्रॉफिट हो ना आपका लॉस हो।
Break even analysis. This analysis determines the point at which company's revenues will cover its cost, indicating when a business will become profitable. तो बिजनेस शुरू जब करोगे तब लॉस में होगा, धीरे धीरे आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे लेके आना है, फिर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है किसी भी बिजनेस का। तो ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस करोगे तो 3 फैक्टर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या होती है, टोटल रेवेन्यू कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है। क्योंकि जो आपका टोटल रेवेन्यू रहेगा, तो टोटल रेवेन्यू आपका बनता कैसे है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से आपका टोटल रेवेन्यू बनेगा। यानी जो भी आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी, उस सेलिंग प्राइस के 2 कंपोनेंट्स आपके रहने वाले हैं, एक कॉस्ट एंड दूसरा प्रॉफिट। इट इज इक्वल्स टू योर सेलिंग प्राइस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो आपको कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इन 3 टर्मिनोलॉजीज के बीच में, इन 3 फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट एनालिसिस। दिस इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ बिजनेस डिसीजन। यानी आपको अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट मीन्स आपको एक बिजनेस करना है। तो बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी अलग अलग कॉस्ट होती है। सबसे पहले तो आप पैसा बैंक से उधार लोगे तो वो इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी हो गई, यानी फाइनेंस कॉस्ट आपकी हो गई। अगर फिर आप क्या करोगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद में फैक्ट्री की बिल्डिंग, थोड़ी बहुत जो भी फैसिलिटी आपकी रहेगी वो एस्टैब्लिश करोगे। एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे फॉर अलग अलग प्रोसेसेस में आप एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे। फिर मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट ऑफर करोगे, मार्केटिंग का खर्चा करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रहेंगे, बिजनेसेस के डेली एक्सपेंसेस रहेंगे, आपका स्टेशनरी का खर्चा रहेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस रहेंगे, पानी का बिल आएगा, आपको एनएमसी को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। जो भी आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगी, जैसे मैं नागपुर में हूँ तो मुझे एनएमसी का टैक्स देना पड़ेगा, एनवायरमेंटल टैक्सेस हो गए वो देने पड़ेंगे। तो ये सारे मेरी कॉस्ट में जमा हो गए। फिर टैक्सेशन आपका आएगा, जितना भी आप पैसा कमाते हो आपको जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत, एक बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो कॉस्ट एनालिसिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ताकि आप ये समझ पाओ कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचते हो, उसका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है, क्या वो बिजनेस आगे चलकर कभी प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब आप कॉस्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करोगे तब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इस बिजनेस में, जिसमें कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या किसी और प्रोडक्ट या सर्विस पर शिफ्ट हो जाना है जहां पर कॉस्टिंग कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। दिस इन्वॉल्व्स cost analysis. This involves the evaluation of all costs associated with the business decision from production to distribution. यानी बिजनेस के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर बिजनेस साइकिल के एंड पॉइंट तक जितने भी डिसीजंस आप लेते हो, उसमें कॉस्ट किस तरीके की आपको लगती है, इस कंप्लीट कॉस्ट का एनालिसिस। It helps the firm controls cost and increase efficiency, contributing to better pricing and profitability strategies. जब आप कॉस्ट के ऊपर अपना वर्चस्व जमाते हो, जब आप कॉस्ट को बिल्कुल एकदम कम करते हो, तो आपको 2 जगह पे फायदा होगा। पहला, आप एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मार्केट में ऑफर कर पाओगे, और दूसरा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट एनालिसिस का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपके प्राइसिंग पर एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेटेजी पर। इसीलिए आपको कॉस्ट एनालिसिस का टॉपिक पता होना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर एक मैंडेटरी चीज हो जाती है। Our approach in this text is to focus on the heart of business economics, that is the microeconomic theory of the behavior of consumer and firms in competitive and non-competitive markets. तो ये जो आपका सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल है फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फोकस करता है एक टॉपिक के ऊपर, और वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक थियरी of the behavior of consumers and firms in competitive and non-competitive markets। यानी माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में एक सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है, कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एंड फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, इसका स्टडी, इस आपका जितना भी नॉलेज बेस बनेगा वो पूरा का पूरा नॉलेज बेस इसी सिचुएशन के ऊपर बनने वाला है। This theory provides managers with a basic framework for making key business decisions about allocation of their firm's scarce resources। तो ये आपके स्टडी मटेरियल का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इन्होंने छोटा सा बता दिया है। अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन रिलेटिंग टू डेफिनेशन नंबर 2 समाप्त होता है, और पूरा का पूरा रिवीजन हमारा टॉपिक नंबर 2 का इस वीडियो में समाप्त होता है। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ हमारे ब्लूप्रिंट में, वहां पे मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। हमारा टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, उसके 4 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके 2 वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाले हैं। दैट मीन्स टोटल 6 वीडियोस अभी तक आपके मेरे चैनल के ऊपर आ चुके हैं। आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करके पूरा का पूरा ये 6 टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके बैठना है। ठीक है, अब हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो फोकस करने वाला है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। उसमें हमें 2 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, पहला बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें भी टॉपिक नंबर 3 के भी आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें पहले ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद में टॉपिक नंबर 2 रिवाइज करेंगे। ठीक है मित्रों, अब ये वीडियो फाइनली यहाँ पर होता है समाप्त। वीडियो खत्म करते करते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जितने व्यूज़ बढ़ेंगे, जितने लोग आप लाइक करोगे वीडियो को, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस चैनल पर अवेलेबल होते चले जाएंगे। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।